हाँ जी बेटा, तो अपन अपने लास्ट लेक्चर के लास्ट पार्ट में इंटर करते हैं। सो दिस विल बी ए 30-35 मिनट लेक्चर। तो लेट अस बिगिन विद दिस। सबसे पहले टीआरएनए। तो बेटा हमने बात करा था अभी तक और आरएनए बना लिया था हमारे बातचीत में। अब उस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अब हमें बनाना है आरएनए से प्रोटीन। दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्रांसलेशन। अब बात यह है कि इस आरएनए से प्रोटीन बनाने का काम करता कौन है? तो राइबोसोम। राइबोसोम आरएनए के कोड को समझता है और उसके बदले एक अमीनो एसिड लगा देता है। लेकिन भाई साहब बेचारा राइबोसोम भी कितना काम करे? अब वो डिकोड करे कि जोड़े कि लेके आए, क्या करे? तो इसीलिए उसका हेल्पर है टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है? इसके पास 3 हाथ होता है। एक हाथ से वो आरएनए को रीड करता है। राइबोसोम के अंदर में एक्चुअली टीआरएनए यूज में आता है। एक साइड से वो रीड करता है क्या? एमआरएनए का कोडिंग। दूसरे हाथ से वो राइबोसोम को पकड़े होता है। जैसे मान लो मेरे पास 3 हाथ हो, तो एक हाथ से हम राइबोसोम पकड़े हैं, एक हाथ से कोडिंग रीड कर रहे हैं और दूसरे हाथ से देखे कोडिंग, अच्छा ये मिथ्योनिन का है, मिथ्योनिन लाके चिपकाओ। फिर देखे अच्छा अगला कौन सा है, मान लो अर्जिनिन, अर्जिनिन लाके चिपकाओ। तो एक हाथ से हम अमीनो एसिड ला रहे हैं, एक हाथ से राइबोसोम को पकड़े हैं और एक हाथ से रीड कर रहे हैं। ये 3 तरह का, मतलब इस तरह से होता है मेरा टीआरएनए। टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है टीआरएनए। ये उसका 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो जो हम तुमको एक बार बताया ना कि एक हाथ से वो अमीनो एसिड ला रहा है, एक हाथ से राइबोसोम को पकड़ा है, एक हाथ से कोडिंग देख रहा है। एक्चुअली में ये टीआरएनए स्पेसिफिक होता है हर अमीनो एसिड के लिए। Specific for each amino acid। हर अमीनो एसिड के लिए क्या होता है? ये स्पेसिफिक होता है। हर अमीनो एसिड के लिए क्या होता है? स्पेसिफिक। ये खास बात है, यानी ये पकड़ पकड़ के नहीं लाता। जैसे मान लो अगर हम टीआरएनए है मिथ्योनिन वाले, तो मेरे एक हाथ में तो मिथ्योनिन होगा पक्का है। एक बार रीड की मिथ्योनिन, इधर राइबोसोम को पकड़ दे दिए, ले भाई ले जा, फिर ये हट जाएगा, ये टीआरएनए हटा, फिर कोई दूसरा टीआरएनए आएगा। मान लो अगला कोडिंग अर्जिनिन का, देखा अच्छा अर्जिनिन, मेरा वाला कोडिंग अर्जिनिन पकड़े हुए एक हाथ से, देखा अर्जिनिन है, ये पकड़ा राइबोसोम पर दे दिया। ऐसे होता है। कैसा होता है एग्जैक्टली? ये यहां से समझो। देखो ये मेरा राइबोसोम है, राइबोसोम के एक सब यूनिट के साथ मेरा आरएनए जुड़ा हुआ है। ये क्या है? आरएनए। उस पे कोडिंग है। यहां पे राइबोसोम में 2 साइट होता है, 1 और 2 साइट होता है, ठीक है। जो मेरा टीआरएनए, ये है मेरा टीआरएनए, देख रहे हो? देखो टीआरएनए में एक तरफ का कोडिंग फिक्स है, एक तरफ अमीनो एसिड फिक्स है। अब ये क्या होगा? ये जैसे मान लो यहां आके जुड़ा है ना, ये देखा कि अच्छा यूसीसी, यूसीसी का उल्टा क्या होता है? यू के बदले यू, आरएनए है ना, तो डीएनए में तो ए होगा, सी के बदले जी और सी के बदले जी। अच्छा मतलब ये टीआरएनए हो गया, ओ मेरा नंबर, तुरंत यहां नंबर देखा, यहां आके जुड़ा, ठीक है। अब अगला जब ये आगे बढ़ेगा तो ये यहां आके जुड़ेगा। ये एक्चुअली वो इधर से मूव हो रहा है, गड़बड़, ये मूव इधर से हो रहा है, देख रहे हो? मूव इधर से हो रहा है का मतलब इधर देखो, ये 3 to 5 है ना, तो इधर 5 होगा और इधर 3 होगा, तो मूवमेंट ऐसे हो रहा है। यहां देखो, यहां देखा, ओके ए यू यू, ठीक है। ए यू यू का उल्टा, ए का उल्टा, सॉरी ये ऐसे रीड हुआ, ये रीड हुआ, ए ए यू, ए का उल्टा टी के बदले यू, ए का उल्टा टी के बदले यू, यू का उल्टा ए। ये आरएनए देखा कि अच्छा मेरा नंबर है यू ए ए, मैच कर लिया। तो एक आंख से वो मैच किया, एक तरफ से वो पकड़े हुए अमीनो एसिड और वो देखो यहां आके जुड़ेगा, ये आगे बढ़ेगा तो वो यहां आके जुड़ेगा, यू ए ए, सॉरी यू यू ए, ऐसा। और इसका जो जब जुड़ा ये वाला पार्ट, तो एक हाथ से वो यहां पे बॉन्ड बना रहा है, एक हाथ से वो बॉन्ड बनाएगा और एक इसको लाके यहां जोड़ देगा ऐसा। तो उससे क्या होगा कि देखो चेन बनता जा रहा है, देख रहे हो? ये आगे बढ़ता चला जाएगा और ये चेन बनता जाएगा। ये काम होता है, ऐसे ही होता है। अब कैसे होता है एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के लिए काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक जो थे पहली बार एक अडैप्टर मॉलिक्यूल का बात किए थे। अडैप्टर मॉलिक्यूल जो एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट करे। जैसे
मोबाइल आप चार्ज करते हो तो एक प्लग में लगाए, फिर एक कॉर्ड होता है जो मोबाइल में आता है, जो करंट है वो एसी है। और देखते हो जो प्लग का पिन होता है उसको छूने पे करंट मारता है, कौन सा करंट होता है वो? डीसी। तो अडेप्टर क्या करा, एसी को मोबाइल यूजेबल डीसी में कन्वर्ट करा, है ना। सीधा करंट मोबाइल में नहीं दे सकते थे, इसलिए आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट करा। सेम चीज यहाँ पे अडेप्टर मॉलिक्यूल यही करता है। जो डीएनए का कोडिंग था वो सेम टू सेम समझ में नहीं आता, इसलिए इसने उस डीएनए के कोडिंग को अमीनो एसिड को समझ में आने वाले कोडिंग में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अडेप्टर मॉलिक्यूल। अच्छा, ये क्या किया, टीआरएनए को एसआरएनए भी बोलते हैं, सॉल्युबल आरएनए। क्यों? क्योंकि इनके पास एक होता है एंटी कोडोन लूप, जो कि कंपेयर करता है, देखता है कौन सा कोडोन है उसका उल्टा, एंटी कोडोन लूप। उसके बाद अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, और एक और है अच्छा, यही दो नाम दिया हुआ है। एक एंटी कोडोन हो गया, एक अमीनो एसिड हुआ। एंटी कोडोन ये वाला था, ये वाला है एंटी कोडोन जो पहचान रहा है, ठीक है। एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर और एक बॉन्ड बनाएगा, यही तीन कोडिंग था ना। खैर, एक एंटी कोडोन, एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर। और देखो उसी तरह से जैसे कोडोन में भी, जैसा हम आपको बोले थे कि जब जेनेटिक कोडोन का बात किए थे, बताए थे एयूजी या जीयूजी हमेशा स्टार्ट यही करेगा, उन कोडोन को बोलते हैं स्टार्ट कोडोन। तो उनके लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होता है, उसको बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए, जो स्टार्ट करता है। खत्म करने के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, ठीक है। टीआरएनए जो है बताए 3D में कैसे दिखता है, मतलब सॉरी 2D में दिखता है क्लोवर लीफ मॉडल, और एक्चुअली में 3D में देखने पे इन्वर्टेड एल लाइन, ठीक है। 2D कैसा, क्लोवर लीफ 2D, और एक्चुअल में देखने पे कैसा, इन्वर्टेड एल। कैसे होता है ट्रांसलेशन, जरा ये भी समझ लेते हैं आप। ट्रांसलेशन के स्पेशल प्रोसेस को देखोगे, एक ऐसा प्रोसेस जहां आपने कोडिंग को, एमआरएनए के कोडिंग को अमीनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करा है। सबसे पहले आपका जो अमीनो एसिड है, आप उसको एटीपी से लिंक करके उसको चार्ज करते हो। क्या करते हो? चार्ज। कहां पे होता है एडिंग? अमीनो एसाइलेशन, इसको अमीनो एसाइलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? अमीनो एसाइलेशन। राइबोसोम में जो आरएनए वो जुड़ेगा किसमें? स्मॉलर सबयूनिट में। किसमें? राइबोसोम असल में ऐसा दिखता है, ऐसा। तो जो मेरा आरएनए है ना, वो यहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा। और यहां पे दो साइट होता है, एक को बोलते हैं ए साइट और एक को बोलते हैं पी साइट। क्या होता है? ए साइट और पी साइट, ठीक है। जैसे यहां भी तुम देख रहे हो कि दो था, एक और दो, देख रहे हो? यहां भी तो दो ही दिखा है, दो साइट है, ठीक है। आगे राइबोसोम में 70 to 80 प्रोटीन बनाने का कोडिंग है। दो सब यूनिट है, छोटा वाला सब यूनिट जुड़ता है एमआरएनए से, और तब शुरू होता है ट्रांसलेशन। दो साइट होता है लार्ज सब यूनिट में, जैसा हम बताया दो साइट होता है। अच्छा, नाम ए और पी नहीं दिया है, ठीक है, बता देते। नाम ए साइट और पी साइट होता है। अब देखो वहां क्या होता है, इन दोनों जगह पे मेरा टीआरएनए जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? टीआरएनए। टीआरएनए एक साइड से इसको रीड करा, रीड करके इसका अमीनो एसिड यहां लगाया। उसके बाद क्या होगा कि ये वाला यहां शिफ्ट कर जाएगा, कहां? इधर। और जो इसके बाद होगा जो कोडिंग, उसका एमआरएनए यहां आ जाएगा। ऐसे होता है। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, इधर से आता जाएगा और चेन बनता जाएगा। जो आखिरी कोडन होगा उसके लिए यहां कोई टीआरएनए होगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कुछ जुड़ेगा ही नहीं, कुछ नहीं जुड़ेगा तो अलग हो जाएगा। ऐसे काम करता है। ट्रांसलेशन यूनिट ऑफ एमआरएनए स्टार्ट यूनिट से शुरू होता है और स्टॉप कोडन भी होता है। कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन भी होता है एमआरएनए में। अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, उसको बोलते हैं यूटीआर, जो कि 5' एंड पे होता है और 3' एंड दोनों पे होता है, ठीक है। यूटीआर इफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है। यूटीआर इफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है। UTR are required for efficient translation. UTRs are required for efficient translation. ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ efficiently हो, इसके लिए UTR जरूरी है।
खैर इसको और आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा और अच्छे से देखते। जो मेरा राइबोसोम था वो एक कोडोन से दूसरे कोडोन मूव करता है एमआरएनए के साथ। बोलो ना ये आगे बढ़ेगा तो ये पूरा प्रोसेस ही आगे जाएगा। ये राइबोसोम का स्मॉलर सबयूनिट है। कैसा है? स्मॉलर। और ये कैसा सबयूनिट है? ये है लार्जर सबयूनिट। एमआरएनए मेरा किसमें जुड़ा है? स्मॉलर सबयूनिट है ना, तो ऐसे जुड़ता है। फ्लो 3-5 करना होगा क्या? फ्लो 3 इधर ऐसे होगा, ये 3 है तो इधर 5 बनेगा और इधर 3 बनेगा और 5 से 3 की तरफ ही होगा। ठीक है, अंत में स्टॉप कोडन होता है जिससे कि ट्रांसलेशन रुक जाता है और पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके जोड़ता है। तो ओवरऑल ये तो आपको 2-3 बार बता दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक टॉपिक है कि इसको रेगुलेट कैसे करते हैं। वो रेगुलेट्स द जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन बहुत तरीके से होता है, अलग अलग लेवल पे। प्रोकैरियोट्स में और होता है डिटेल बेसिस पे, यूकैरियोट्स में थोड़ा सा सिंपल लेवल का होता है, लेकिन होता हर जगह है। अगर हम जीन रेगुलेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक बार जब पॉलीपेप्टाइड बनना या नहीं बनना ये डिसाइड करने का काम है। बहुत सारे लेवल्स पे होता है। एक जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तब हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं कि क्या चीज कोड होगा, क्या चीज नहीं होगा। दूसरा, जब आरएनए बन रहा होता है उस वक्त स्प्लाइसिंग करके मान लो उस जीन को काट के हटा दिए तो वहां भी रेगुलेट कर सकते हैं कि कौन सा वाले का अभी कोडिंग होगा, अभी नहीं होगा किसका। तीसरा, जब एमआरएनए ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है कुछ एमआरएनए को रोक देंगे। और चौथा, जब ट्रांसलेशन हो रहा होता है, जब प्रोटीन बन रहा होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। कहीं पे मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी, इन्वायरमेंटल अलग अलग कंडीशन से जीन रेगुलेट होता है। कई बार ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंटल स्टेज कि कब किस स्टेज में, जैसे छोटा बच्चा उसका सूंघने का क्षमता बड़ा जबरदस्त होता है, वो अपनी माँ को सूंघ सकता है इसलिए वो पहचानता है। तो छोटा बच्चा दिन भर तो सोया हुआ है, खाली उसके माँ के गोद से उठा लो रोने लगेगा, उसको कैसे पता भाई गोद तो सेम ही है, ऐसे ही पता चलता है। वो अपने माँ के स्मेल को, बॉडी स्मेल को पहचान लेता है। ये खास है। तो वो उस वक्त उसके बॉडी में वो वाला जीन एक्सप्रेस हो रहा है जो हमारे में अभी नहीं हो रहा। क्या डिफरेंस है? अच्छा, प्रोकैरियोट जो है ये भी अपने बॉडी के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको पढ़ना है लैक ओपेरोन सिस्टम। ये जो लैक ओपेरोन है ये हमें पढ़ना है उसके लिए, इकोलाई के लिए। किसके लिए? इकोलाई के लिए। लैक ओपेरोन विल बी स्टडी फॉर इकोलाई। कैसे काम करता है देखो, दो साइंटिस्ट थे जैकब एंड मोनोड जो कि मिलके बताए थे कि लैक ओपेरोन कोई सिस्टम होता है, लैक इज फॉर लैक्टोज। इकोलाई कितने लैक्टोज को यूज करेगा उसको बोल रहे हैं, उससे उसको कंट्रोल करते हैं। और ओवरऑल जो जीन होता है वो पॉलीसिस्टोनिक है और एक कॉमन प्रमोटर से है और एक रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन इज आल्सो कॉल्ड ओपेरोन। रेगुलेटरी जीन इज आल्सो कॉल्ड ओपेरोन। उसमें 3-4 जीन होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसका डायग्राम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए लॉन्ग में आता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम पे थोड़ा खास फोकस रखिएगा कहीं छूट ना जाए। ठीक है, क्या हो जाता है ये समझिए। एक तो उसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ठीक है, उसके अलावा उसमें आई जीन होता है, उसमें जेड जीन होता है और उसमें वाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे काम करता है इसको समझते हैं। लैक्टोज जो है एक सबस्ट्रेट है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। ठीक है, और यही स्विच ऑन और स्विच ऑफ को कंट्रोल करता है। ये लैक्टोज जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया और स्विच ऑन और स्विच ऑफ को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूसर। अगर इकोलाई के बॉडी में लैक्टोज बढ़ेगा, अगर इकोलाई के बॉडी में लैक्टोज बढ़ेगा तो ही ये जीन चालू होगा, नहीं तो फिर नहीं चालू होगा। और एक बार सारा लैक्टोज खत्म हो गया तो फिर जीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके बॉडी में हमेशा ही रिप्रेसर बन रहा होता है, यानी इस जीन को रोकने के लिए जो जीन है वो हमेशा बन रहा होता है। उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? नेगेटिव रेगुलेशन से। हम एक बार डायग्राम के साथ भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, पहले सुन लीजिए। नॉर्मली एक्टिवली और पैसिवली दोनों का एक साथ काम होता है और उससे काम कर रहा होता है। जरा समझेंगे इसको, है ना, एक बार डायग्राम से आपको बता रहा हूं। चलो ये आखिरी टॉपिक है।
इसके बाद जो पढ़ना है वो वैसे भी आपके लिए काम का नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, अभी हम आपको लैक ओपन का डायग्राम दिखा के समझाएंगे। चलिए देखिए, आपके लिए शेयर कर रहा हूँ वापस से वो डायग्राम ताकि चीजें क्लियर हो जाए। डायग्राम आ गया भाई, यस दिस इज द डायग्राम। देखिए इस तरह का दिखता है आपका लैक ओपेरोन, ठीक है, दिस इज योर लैक ओपेरोन। समझदार है, उसमें इतने सारे जीन्स हैं P, I, P, O और Z, Y, ये मेरा आपका स्ट्रक्चरल जीन है। बाकी इंड्यूसर क्या, प्रमोटर क्या, ऑपरेटर क्या, ये हम आपको बता चुके हैं अभी आपके लिए। नॉर्मली ये जो इनहिबिटर है ये mRNA बनाता है, ठीक है। वो mRNA क्या करता है नॉर्मली, ये किसका कब का टाइम है, नॉर्मली ऐसा ही होता है, एक इनहिबिटर बनाता है। ये लैब ओपेरोन बता रहा हूं आपको। ये इनहिबिटर क्या करता है, जो रिप्रेसर एमआरएनए बनाया इनहिबिटर, उससे एक रिप्रेसर सबस्ट्रेट बना और वो सबस्ट्रेट जाके इस ऑपरेटर को देखो ब्लॉक कर दिया है। अब अगर कोई एंजाइम मान लो इसके साथ एमआरएनए बनाना भी चाहे, वो यहां से आगे बढ़ेगा कि यहां रुक जाएगा, यानी जीन को तो वो कॉपी नहीं कर पा रहा, ठीक है। आगे समझना, जीन को तो कॉपी नहीं कर पाया सिर्फ इस रिप्रेसर की वजह से। अब अगर मान लो मेरे पास इंड्यूसर है, इंड्यूसर क्या है मेरा, लैक्टोज। अगर लैक्टोज है तो क्या होता है कि ये आई जो है ना, ये हमेशा ही रिप्रेसर बना रहा होता है, ये हमेशा ही रिप्रेसर बनाना है। लेकिन अगर मेरे पास लैक्टोज है तो जो इंड्यूसर है लैक्टोज, वो जाके इसके साथ जुड़ जाता है। अब मेरा जो इंड्यूसर लैक्टोज है वो इस रिप्रेसर को ब्लॉक कर दिया। अब अगर रिप्रेसर मेरा ब्लॉक हो गया तो ऑपरेटर ब्लॉक नहीं होगा, ऑपरेटर ब्लॉक नहीं होगा तो अब जो मेरा एंजाइम है वो यहां से आगे बढ़ेगा और मेरे जीन को ट्रांसक्राइब करेगा। ट्रांसक्राइब करेगा तो एमआरएनए बनेगा। और खास बात देखो, एमआरएनए जो है, जेड से एंजाइम बना बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से एंजाइम बना परमीएज और ए से बना ट्रांस एसिटाइलेज। ये नहीं है, इसको मत लेना, ये तो ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, ट्रांसलेट कर रहा है तो बना रहा है हमारे। क्या है, ट्रांस एसिटाइलेज। तो 3 एंजाइम मेरे पास। अब ये तीनों एंजाइम क्या करेगा, ये लैक्टोज को ही ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करता है, लैक्टोज को ही ब्रेक करता है। एक बार सारा लैक्टोज ब्रेक हो गया तो फिर ये भी ब्रेक हो जाएगा क्योंकि एंजाइम बन रहा है। और जैसे ही ये ब्रेक हुआ, ये खत्म, तो फिर से ये कंडीशन आ गया, ये तुरंत से जाएगा, इसको बंद कर देगा। तो देखो जीन तो प्रेजेंट था, लेकिन इस केस में वो जीन स्विच ऑन है, काम हो रहा है, और इस केस में जीन स्विच ऑफ है। यानी लैक ओपेरोन सिस्टम एक इस तरह का सिस्टम है जिसमें ये देखा जा रहा है कि आखिरकार जीन कंट्रोल कैसे होता है। जैसे मेरे बॉडी में जैसे बोलते हैं ना, ग्रोथ हाइट जो है वो एक बार 20-22 के हो जाने के बाद नहीं होगा, या 17-18-20 के हो जाने के बाद नहीं होगा। क्यों, ऐसा फैक्टर है, जीन स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद उसके पहले जीन स्विच ऑन है। बहुत सारे फैक्टर्स है स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए, वो तो हम जान ही चुके हैं, ठीक है। चलिए, दिस वाज लैक ओपेरोन। ये डायग्राम along with that theory, both of them are very important। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अक्सर पूछता है, ठीक है। हाँ, डायग्राम नहीं दिया है बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बेटा
रटना है, अब मेरा कोई काम नहीं। आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है ये शॉर्ट में पूछ सकता है, आपको ये 3 पॉइंट रख लीजिए। उसके बाद क्या क्या मेथड यूज करे थे, तो ये EST और सीक्वेंस एनोटेशन 2 मेथड यूज सिर्फ रखिए, क्योंकि यहाँ पे और कुछ काम नहीं आएगा और समझने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। डिटेल में इतना घुसना पड़ेगा कि फिर क्रैश कोर्स का सारा मोटिव ही खत्म हो जाएगा, जो काम है वो रटना ही है। फिर पूछेगा व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स, सेम यही क्वेश्चन आएगा अगर आया तो, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, लिखिए कि कितने बेस पेयर्स होते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद टोटल में से कितना क्या है, यही सब बस मतलब ओवरऑल आपको यही लिखना है और कुछ नहीं करना है। एंड देन द लास्ट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या होता है ये पूछता है, क्या होता है ये आपको बताना है इसमें। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पूछता है, डीएनए का पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक डीएनए एक फॉर्म में मिल जाए तो ओवरऑल आपको ऐसे ही रटना है, ओवरऑल सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या सीक्वेंस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ये सीक्वेंस रट लीजिएगा। डीएनए को आइसोलेट करे, उसको रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से डाइजेस्ट करे ताकि छोटा छोटा पार्ट हो जाए, फिर उसको सेपरेट करे इलेक्ट्रोफोरेसिस से, उसके बाद उसको बॉटलिंग करे और अंत में VNTR प्रोब से हाइब्रिडाइज करे और अंत में उसको यूवी रेज में ऑटो रेडियोग्राफी से देख लीजिए। बस रटना है और वो इसका कुछ नहीं कर सकता। फिर थोड़ा सा बात करना सिग्निफिकेंस है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस भी है क्या। VNTR का सिग्निफिकेंस आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। VNTR मिनी सैटेलाइट्स की तरह होता है। बहुत सारे केसेस में ना जहां पे मान लो पैटर्निटी इश्यूज है, अब बाप में झगड़ा हो गया और मां में कि नहीं मेरा बच्चा है, कोई बोला मेरा बच्चा नहीं, तो किसका बच्चा ये पता करना हो, मोस्ट ऑफ केसेस में ये सब चेक करते हैं, यही सबसे ये पता चल जाता है डिफरेंस है कि किसका बच्चा है। दिस इज इट। ओवरऑल आपको सिर्फ रटना है, नो यूज ऑफ माइंड। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगा इसमें रटने के बाद कोई वर्ड में, तो चूंकि वो बहुत लंबा है उसको समझने का प्रोसेस वो अपन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपको कोई डाउट रहा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर आवर सिलेबस, टाटा एंड बाय बाय फॉर द लास्ट लेक्चर।